तो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट किया था एंड आज की क्लास में हम इसकी पूरी समरी को लिखेंगे। सिंस ये चैप्टर बहुत बड़ा था तो ये समरी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको एग्जाम से एक दिन पहले जब रिवाइज करना हो तो आप समरी के फ्लिप थ्रू करेंगे पेजेस तो आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि समरी लिखने से पहले आप लोगों ने एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा, बिकॉज अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो आपको ये समरी लिखना बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं लगेगा एंड आपके लिए ये रिविजन जो एक एडिशनल हो रहा है समरी के थ्रू ये नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने रिवाइज नहीं किया इस क्लास से पहले, आप पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करिएगा, फिर उसके बाद मेरे साथ साथ ये समरी लिखिएगा। सो हम चैप्टर 2 की समरी बिगिन करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, हमने इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था कि हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हमने 3 टाइप्स की इकोनॉमी पढ़ी थी। एक हमारी कैपिटलिस्ट, जिसमें हम मेजरली बात करते थे कि सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो ओन्ड बाय क्या होते हैं, बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो रिसोर्सेज ओन्ड and controlled by the private sector. नेक्स्ट हमने इसमें कौन सी इकोनॉमी पढ़ी थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो ये प्राइवेट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से आपके बिल्कुल ऑपोजिट थी। इसमें आप लिखिए रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर आप पब्लिक सेक्टर भी लिख सकते हैं। और थर्ड जो हमारी थी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि आपकी जो प्राइवेट और पब्लिक है वो बहुत ही क्लियरली बाइफोकेटेड होते हैं। इट इज अ सिस्टम in which public and private it is a system in which public and private sector are allotted their respective roles for solving the central problems of the economy. राइट? फिर हमने पढ़ा था कि इंडिया ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया था, इंडिया ने आपका मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट किया था। तो आप यहीं पे लिख सकते हैं इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। तो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग was necessary for the government to plan for the economy it can be defined as making major economic decisions by the conscious decisions of a determinate authority.
तो इसमें आपके जो मेजर डिसीजंस होते थे ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये एक कॉन्शियस अथॉरिटी लेती थी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लान क्या होता है। प्लान इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट showing detailed scheme. It's a document showing detailed scheme, program and strategy worked out in advance, for fulfilling an objective. तो ये आपका प्लान होता था। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे जो 5 इयर्स प्लान थे उसमें हमारे क्या ऑब्जेक्टिव थे। सो गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, they aimed at removal of economic backwardness. They aimed at removal of economic backwardness of the country and to make India a developed economy. Just a second. Right? So goal of 5 ईयर प्लान क्या थे? To aim at the removal of economic backwardness and to make India a developed economy. So ये हमारे 5 गोल्स होते थे। सबसे पहला हमारा कौन सा होता था? ग्रोथ। सेकंड हमारा होता था मॉडर्नाइजेशन। देन हम बात करते थे सेल्फ रिलायंस की। एंड लास्ट हमारा होता था इक्विटी, कि जो भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली पॉपुलेशन में जाएं। सो हमारे हर 5 ईयर प्लान में ये 4 गोल्स जो थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते थे। सो पहला गोल ग्रोथ, सेकेंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ इक्विटी। सो सबसे पहले गोल की बात करें अगर हम, तो वो हमारा था ग्रोथ। आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं? अगर आपने रिवाइज किया होगा आप तभी रिकॉल कर पाएंगे, वरना आप इस चैप्टर में एकदम ब्लैंक हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। सो ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज, it refers to increase in the country's produce in the country's, यहाँ पे आप चेंज करिए, capacity to produce the output of goods and services. Right? So it refers to increase in the country's capacity to produce the goods and services. It implies
either a larger stock of productive capital implies either a large stock of productive capital or larger size of supporting services or a larger size of supporting services or what? Or increase in the efficiency of productive capital and services. तो ये हमने ग्रोथ के बारे में बहुत ही ब्रीफ लिख लिया है. नेक्स्ट हमारा कौन सा गोल था? मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन से हमारा मतलब क्या था? मॉडर्नाइजेशन इज नीडेड टू रेज द स्टैंडर्ड of living of people. So मॉडर्नाइजेशन से हम क्या कह रहे थे कि जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. तो आप इनको अंडरलाइन करते जाइएगा साथ साथ. तो मॉडर्नाइजेशन इज नीडेड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. इट इंक्लूड्स मॉडर्नाइजेशन में हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जिसमें हम कहते थे दैट मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज goods and services through adoption of new technology. तो मॉडर्नाइजेशन का सबसे पहला पॉइंट क्या आता था? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. सेकंड पॉइंट रिकॉल करिए फटाफट, जल्दी मुझसे पहले लिखिए इसको. चेंजेस इन सोशल आउटलुक. राइट, चेंजेस इन सोशल आउटलुक. इसमें हम क्या कहते थे कि मॉडर्नाइजेशन also requires changes in social outlook such as it requires changes in social outlook such as gender empowerment or providing equal rights, तो मॉडर्नाइजेशन आपके दो पॉइंट्स होते थे. पहला वो कहता था एडॉप्ट करो नई टेक्नोलॉजी को, एंड दूसरा चेंजेस इन द सोशल आउटलुक. हम बिल्कुल ब्रीफ में पॉइंट्स कर रहे हैं बिकॉज समरी का पूरा ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि हम सब कुछ ब्रीफ में करें. तो ये आपने नोट डाउन कर लिया. नेक्स्ट हमारा कौन सा गोल था? नेक्स्ट हमारा गोल है दैट ऑफ सेल्फ रिलायंस. तो आपका सेल्फ रिलायंस किस बारे में बात करता था? सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशंस, सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशंस means overcoming
the need of external assistance. So it's basically overcoming the need of external assistance. सेल्फ रिलायंस में आपके क्या प्लान पॉइंट्स आते थे? सबसे पहले द 5-year प्लान stressed on the 5 years plan stressed on use of own resources to reduce dependence on foreign countries. राइट इसमें आप ओन रिसोर्सेज को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इट्स लाइक द कीवर्ड. देन नेक्स्ट आप इसका लिखिए द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस. द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस was considered a necessity. The policy of self-reliance was considered a necessity because of 2 reasons. बताइए सबसे पहला रीज़न कौन सा था? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सबसे पहला आपका रीज़न है टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस. एंड सेकेंड रीज़न आपका क्या है? जैसे ही फॉरेन डिपेंडेंस रिड्यूस होएगी आपकी फॉरेन इंटरफेरेंस रिड्यूस हो जाएगी. टू रिड्यूस फॉरेन इंटरफेरेंस. तो ये आपका सेल्फ रिलायंस का पॉइंट हमने कवर किया. हमारा 4th और सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा था? इक्विटी का. तो हमने ग्रोथ कवर कर लिया, हमने मॉडर्नाइजेशन कवर कर लिया है, सेल्फ रिलायंस कवर कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे इक्विटी की. सो इक्विटी एम्स टू इंश्योर that every Indian should be able to meet his or her basic needs. बेसिक नीड्स में आपका क्या आता है? जैसे फूड, शेल्टर, एजुकेशन. आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो. फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. एंड इनइक्वालिटी. तो पहला क्या इंश्योर करता था? दैट एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स. एंड सेकेंड क्या इंश्योर करता था? दैट inequal distribution, that inequality in the distribution of wealth should be reduced. Right? Inequality in the distribution of wealth should be reduced. Further, equity aims to raise the standard of living of people and ensure social justice.
राइट। सो यहाँ हमने हमारे 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमने कौन से सेक्टर की बात करी थी इस चैप्टर में? हमने बात करी थी हमारा सबसे मेन सेक्टर जो होता था एग्रीकल्चर। तो आपने ये ऊपर वाला नोट कर लिया पार्ट? अगर इनके आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से पॉज करके। देन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चर अकाउंटेड फॉर the largest workforce. Agriculture accounted for the largest share of workforce and that is why it was a major focus in the 5-year plans. राइट। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की कौन सी पॉलिसीज आई थी? एग्रीकल्चर ग्रोथ पॉलिसीज। दो मेजर पॉलिसी थी। सबसे पहली थी आपकी लैंड रिफॉर्म एंड सेकंड कौन सी थी आपकी? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये दोनों पॉलिसीज हमने इंक्लूड करी थी 5-ईयर प्लान में। सबसे पहले हमारी लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। So land reform, it basically refers to, land reform primarily refers to change in ownership, of the land holdings. राइट। लैंड की ओनरशिप में जो हम चेंजेस कर रहे थे उन्हें लैंड रिफॉर्म्स कहते थे। अब लैंड रिफॉर्म्स के अंडर आपके कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? लैंड रिफॉर्म एम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर, यानी कि सबको इक्वल राइट्स दो। लैंड रिफॉर्म में अब आप कौन सी पॉलिसीज लाए थे? सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ये मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं लिख पाऊंगी, आप डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। देन सेकंड हमारा था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग के ऊपर आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं बिकॉज इस पे आपको अलग से डेफिनेशन आ सकती है। इट रेफर्स टू फिक्सिंग द specified limit of land. It refers to fixing the specified limit of land which could be owned by an individual. It refers to a specified limit of land which could be owned by an individual
beyond the specified limit, beyond the specified limit, or land, beyond the specified limit or land belonging to a person, belonging to a person would be taken over by the government, would be taken over by the government and allotted to landless cultivators, or you can write farmers, right? So लैंड सीलिंग पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने रिवीजन के टाइम पे भी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सेकंड पॉलिसी, जो कि है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमारे एग्रीकल्चर में दो पॉलिसीज हमने डिस्कस करी, एक लैंड रिफॉर्म और एक ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म में फर्दर आपके दो पॉइंट्स, एक अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी और सेकंड आपका लैंड सीलिंग। अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। सो इट रेफर्स टू, ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द लार्ज, it refers to the large increase in production of food grains. It refers to a large increase in the production of food grains due to use of high yielding variety seeds, जिन्हें हम बोलते थे HYV seeds. So increase in the production of food grains due to high yielding seeds. So HYV seeds raised agriculture yield. HYV seeds raised agriculture yield per acre to incredible heights. Per acre to incredible heights. Then HYV seeds need reliable irrigation. उन्हें चाहिए क्या होता था? Reliable irrigation facilities and financial resources to purchase these seeds. And financial resources to purchase the seeds. Plus fertilizers and pesticides. राइट? तो ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का एक छोटा सा हमने नोट भी लिख लिया रिवीजन में। अगर आपको ये 2 मार्कर के लिए आए तो आप सेम नोट लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहला आपका attainment of marketable surplus. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या था? एक बार याद करिए और फिर लिखिए, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। एंड थर्ड इफेक्ट क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से? बेनिफिट ऑफ लो इनकम ग्रुप। तो ये 3 आपके इफेक्ट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। अब इफेक्ट्स आए हैं, उसका बेनिफिट आए हैं, तो उससे रिस्क भी आएगा। रिस्क इन्वॉल्व्ड
इन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहला रिस्क आपका क्या था? रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, बिकॉज आपकी HIV सीड्स जो थी वो पेस्ट अटैक से बहुत ज़्यादा प्रोन थी, इसीलिए रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। देन सेकेंड आपका रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो HIV सीड्स थी वो सिर्फ वो फार्मर्स ले पा रहे थे जिनके पास रिसोर्सेज थे उन सीड्स को लेने के, उनके रिलेटेड फर्टिलाइजर्स लेने के, और सारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस था वो कैरी आउट करने के लिए। सो इसकी वजह से इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी आ सकती थी। देन नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस किया था फेवरेबल स्टेप्स बाय गवर्नमेंट, फेवरेबल स्टेप्स by government to overcome the risk। सो गवर्नमेंट के क्या फेवरेबल स्टेप्स थे? उन्होंने सब्सिडीज देना शुरू कर दी थी, उन्होंने जो लो इनकम ग्रुप फार्मर्स थे उनको हेल्प आउट करना स्टार्ट कर दिया था। सो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड loans at very low rate of interest to small farmers so that they could buy the input। राइट। उसके बाद एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिस्ट, जो कि इन फेवर ऑफ सब्सिडीज थे और जो कि अगेंस्ट सब्सिडीज थे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पॉइंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडीज के, ठीक है। सो इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज में हमने क्या पढ़ा था? दैट फार्मिंग in India continues to be a risky business। हम सिर्फ की पॉइंट्स लिख रहे हैं। It continues to be a risky business। सेकेंड वो क्या कह रहे थे? दैट मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स were poor and unable to afford, majority of farmers were poor and unable to afford the required inputs। तो इसीलिए उन्हें सब्सिडीज देना इम्पॉर्टेंट था। देन लास्ट वो क्या कह रहे थे? दैट eliminating subsidies will increase इनकम इनइक्वालिटी। राइट, ये हमने बात करी द इकोनॉमिस्ट हु वर इन फेवर ऑफ सब्सिडीज के। अब जो अगेंस्ट थे, इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट सब्सिडीज, they used to say that subsidies are a huge burden, on the government's finances। इसीलिए वो कहते थे कि सब्सिडीज जो है वो देनी ही नहीं चाहिए। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर में हमने मेजरली 2 पॉलिसीज पढ़ी, ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म में हमने पॉलिसी कौन सी पढ़ी? एक लैंड सीलिंग की पॉलिसी हो गई, एक आपका अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज की हो गई। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट हमने पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके इफेक्ट्स, उसके रिस्क और गवर्नमेंट ने कैसे आके
हेल्प आउट किया। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। राइट, सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमने ये पढ़ा कि हमारे 5 ईयर्स प्लान ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी बहुत फोकस किया। दे फोकस फर्स्ट ऑन द रोल ऑफ public sector in industrial development. So role of public sector में हमने पढ़ा that there was a huge need of public sector to interfere because of the following reasons. सबसे पहला आपका रीजन कौन सा था, that there was shortage of capital with the private sector. सेकेंड रीजन आपका क्या था, lack of incentive for the private sector. एंड थर्ड रीजन आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इन 3 रीजंस की वजह से इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर टू इंटरवीन इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी होती क्या थी, इट वॉज बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी। It was a comprehensive package of policy measures which covers various issues connected with different industrial enterprises in the country. ऐसी डेफिनेशंस आपको 1 मार्क में आ सकती हैं। देन हमने उसके बाद पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ी थी 3 स्केड्यूल्स। सबसे पहले आती थी आपकी स्केड्यूल ए, देन स्केड्यूल बी एंड स्केड्यूल सी इंडस्ट्रीज। अब स्केड्यूल ए इंडस्ट्रीज हमारी कौन सी कैटेगरी थी, ये कैटेगरी थी ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय द स्टेट। राइट, नेक्स्ट आपकी आती थी जो 12 इंडस्ट्रीज थी जो हमारी स्केड्यूल बी में आ रही थी, 12 industries which would progressively be state owned. देन आपकी आती थी स्केड्यूल सी, ये वो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाती थी। राइट, ये आपकी 3 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज थे। देन उसके बाद हमने पढ़ा था एक पॉइंट इंडस्ट्रियल लाइसेंस के बारे में। सो आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या होता था, इट वॉज बेसिकली अ रिटन परमिशन। इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन
from the government, industrial license is a written permission from the government to an industrial unit to manufacture goods. तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिलने पे दो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाते थे कि जो भी इंडस्ट्री नई सेटअप होना चाहती थी, सो इट वाज यूज फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज. Then second industrial license was provided for what? For the expansion of the existing ones. And third objective आपका होता था diversification of products. So ये आपके इंडस्ट्रियल लाइसेंस के 3 पॉइंट्स थे, राइट. तो सबसे पहला आपका था कि जो भी नई इंडस्ट्री सेटअप होनी थी उसको लाइसेंस चाहिए, जो आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके एक्सपेंशन के लिए, और आपके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए. नेक्स्ट हमने पढ़ा था हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में. जिन्हें हम शॉर्ट में लिखते थे SSI. सो SSI इज डिफाइंड with reference to the maximum investment that was allowed. So it was defined with reference to the maximum investment that was allowed in the assets of the unit. उसके बाद आपका नेक्स्ट आता था मेजर पॉइंट, जो कि बात करता था फॉरेन ट्रेड के बारे में. सो अभी हमने एग्रीकल्चर डिस्कस कर लिया, इंडस्ट्रियल डिस्कस कर लिया. अब हमारा फॉरेन ट्रेड का पॉइंट आता है. सो इट इंक्लूड्स ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, सो फॉरेन ट्रेड में आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो आई थी वो पॉलिसी आई थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. So import substitution refers to the policy of replacement or substitution. It refers to the policy of replacement or substitution of imports by the domestic products. इस पॉलिसी से दो ऑब्जेक्टिव सर्व हो रहे थे हमारे. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो आपका फुलफिल हो रहा था वो था सेल्फ रिलायंस का, कि आपकी फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंस जो थी वो रिड्यूस डाउन हो गई थी. सो ये फॉरेन ट्रेड में हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट हमने पढ़ा था फॉरेन ट्रेड में प्रोटेक्शन थ्रू अप्लाइंग two things. First one being tariffs and the second one being quotas. Right? So tariff से आपका मतलब क्या होता था? It refers to the taxes. It refers to the taxes levied on imported goods. कि इंपोर्टेड गुड्स पे आपके एक्स्ट्रा टैक्सेस जो थे वो लेवी होने लग गए थे ताकि इंपोर्ट जो है वो कम हो जाए. एंड सेकंड क्या होता था? कोटा. इट रेफर्स टू
refers to fixing the maximum limit on the import of commodity, कि आप इस लिमिट से ज़्यादा कोई कमोडिटी इंपोर्ट नहीं कर पाते, एंड इसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज हो गया था। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था रीज़न ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि आपका सब्सटीट्यूशन का रीज़न बेसिकली क्या था। फर्स्ट रीज़न था आपका टू एनेबल them to compete against the goods produced by more developed economy and second reason आपका क्या था, to prevent foreign exchange drainage। सो इस अकॉर्डिंग हमारा पूरा चैप्टर की हमने एक समरी बना ली, जिसमें हमने सबसे पहले क्या बात करी, 5 ईयर प्लान्स, उसके ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स जो थे, जो हमारे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी थे। फिर हमने 3 मेजर पॉलिसीज़ की बात करी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड। तो ये आपके चैप्टर की समरी यहाँ पे कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास नाउ।